क्या आपने इंटरकास्ट मैरिज की है? आपकी पूरी फैमिली में कितने यूट्यूबर हैं? अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ तो बताइए। आपकी एज कितनी है और आपकी शादी कब हुई थी? नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को क्या कहना चाहोगे आप? क्या आपने केदारनाथ मूवी में रोल किया हुआ है? आप अपनी छोटी जेठोजी की मदद क्यों नहीं करती हैं? हे भगवान, अगर किमाड़ा मोहल्ले में पानी की कमी है तो वहाँ घर क्यों बना रहे हैं? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर देहरादून से। दिन के लगभग 1:30 बजे का टाइम हो गया है। अभी अच्छी सी तेज धूप खिली हुई है और सुबह के टाइम पे ठंडी ठंडी हवा के साथ हल्की हल्की बारिश हुई थी, जिससे नज़ारे काफ़ी क्लियर देखने को मिल रहे हैं। हमारे घर के सामने पे 2 बड़े बड़े आम के पेड़ हैं और इन पे देखिए फुल बोर आ रखी हैं, यानी कि अब गर्मी बढ़ने लगी है। आज का ब्लॉग कोई पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग नहीं होने वाला है, बल्कि कम्युनिटी पोस्ट में पूछे गए आप सभी लोगों के सवालों के जवाब मैं देने वाली हूं। यानी कि बहुत टाइम के बाद मैं एक Q&A ब्लॉग बनाने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है बिहार से और इन्होंने पूछा है कि आपकी फैमिली में कुल कितने लोग हैं? हमारी जॉइंट फैमिली है। हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है। मेरे हस्बैंड जी लोग 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं। बहनों को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारी फैमिली में कुल 14 मेंबर हैं। सारे भाइयों की शादी हो चुकी है और हमारे साथ हमारी सासू जी हैं। ससुर जी बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, इसलिए वो ब्लॉग में नहीं दिखाई देते हैं। काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कि आपके ससुर जी कहाँ हैं, आप उनको ब्लॉग में क्यों नहीं दिखाते हैं? तो ससुर जी नहीं है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके घर में कौन कौन यूट्यूबर हैं और ऐसा क्यों है कि सभी ने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी और ऐसे कैसे हो गया? तो आपको बता दूं कि अगर ससुराल साइड की बात की जाए तो हमारे एक ही घर में हम 3 देवरानी जेठानी ब्लॉगिंग करती हैं, यानी कि यूट्यूबर हैं। और साथ ही अगर हस्बैंड जी की दीदी लोगों की बात की जाए तो बड़ी वाली जेठोजी की लड़की ब्लॉगिंग करती है और छोटी वाली जेठोजी और उनकी लड़की ब्लॉगिंग करती हैं, यानी कि एक ही घर में काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं। और अगर मायके साइड की बात की जाए तो मेरी बहन प्रीति राणा, जो कि अब मेरी देवरानी बन चुकी है, वो भी ब्लॉगिंग करती है। और साथ ही मेरा भाई पहाड़ी बाइकर, वो भी ब्लॉगिंग करता है। सबसे पहले उसी ने शुरुआत की और उसी से हम सभी ने सीखा है ब्लॉगिंग करना। और बहुत सारे लोग पूछते हैं ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे है कि आप सभी यूट्यूबर बन गए, सभी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं? तो एक्चुअली जब एक सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो उसके पीछे सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और अपनी डेली लाइफस्टाइल दिखा के, अपनी पहाड़ी लाइफस्टाइल दिखा के अगर फेमस भी हो रहे हैं, उसी के साथ अपनी आजीविका भी चल रही है, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? इसलिए शायद सभी लोगों ने ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चमोली से सीमा जी के द्वारा पूछा गया है। ये पूछती हैं कि आप अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि आपको कौन सी दिक्कत हुई और उनका सामना आपने कैसे किया, जिससे हम छोटे क्रिएटरों को मोटिवेशन मिल सके। तो एक्चुअली मैं भी इतनी बड़ी क्रिएटर नहीं हूँ कि मैं किसी को छोटा बोल सकूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी ब्लॉगिंग करते हैं वो ब्लॉगर होते हैं, जो भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं वो यूट्यूबर होते हैं। छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता है, वो तो आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच आपके लिए। और इस पर मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि जर्नी तो हर किसी की टफ़ रहती है, लेकिन हमारी उतनी ज़्यादा टफ़ भी नहीं रही, क्योंकि भगवान की दया से और आप सभी लोगों के प्यार से मतलब हमारा चैनल जल्दी ग्रो हो गया था। और थोड़ा बहुत मेहनत तो लगती है, वो हर किसी काम में लगती है। चाहे आप ब्लॉगिंग ना भी करो, आप घर का काम भी करो, तो उसमें तो मेहनत लगती ही लगती है। तो मेरे भाई ने शुरुआत की थी यूट्यूब चैनल की, यानी कि तब कोई भी नहीं जानता था, हम जानते ही नहीं थे कि वीडियो डालना क्या होता है। और मेरे भाई के 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, तब भी मैं नहीं जानती थी कि ये वीडियो डालना, ये मतलब ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। उसी ने मुझे फोर्स किया कि आप करो, तो हमने किया। मेहनत तो लगती है, प्रॉपर टाइम पे वीडियो डालनी पड़ती है और ऑडियंस को क्या देखना पसंद है सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है। और किस टाइम आपकी ऑडियंस एक्टिव है, मतलब वो टाइम, और कौन सी ऑडियंस आपका ब्लॉग देख रही है, यानी कि कौन सी एज ग्रुप के देख रहे हैं, उस हिसाब से वीडियो हमने पहले पोस्ट किया। जैसे पहले हमने कंटेंट ढूंढा कि क्या चीज़ लोग देखना पसंद करेंगे, पहाड़ों से रिलेटेड क्या चीज़ देखना पसंद करेंगे, तो वो डाला। तो फिर उसमें हमने डेली लाइफस्टाइल भी इंक्लूड किया। तो सभी लोग बहुत प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि छोटे क्रिएटर बड़े क्रिएटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे है कि जनता किसी को भी ऊपर चढ़ा सकती है और किसी को भी नीचे उतार सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेहनत करते रहिएगा और एक दिन सभी का चैनल ग्रो हो जाएगा। हमारे साथ जितने लोग भी मिलते हैं, हमको रास्ते में कहीं भी, मतलब जो यूट्यूब की शुरुआत करते हैं, हम हर किसी को सपोर्ट करते हैं। उसी में एक कमेंट और भी आता है कि आप घमंडी बहुत हो गए हो, आप छोटे क्रिएटरों को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे से जितने लोगों की भी मुलाकात हुई है,
हम हर किसी को सपोर्ट करते हैं। हम केदारनाथ वैली में रहते हैं, तो वहाँ पे जितने लोग भी भगवान केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं, जितने मिलते हैं, हमारी मतलब ख्वाहिश ये रहती है कि हर कोई ग्रो हो। लेकिन मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। हर किसी के नाम को आगे रखकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक दिन आप मुझे दिखाओगे, दूसरे दिन क्या दिखाओगे। यही होता है कि अगर एक दिन मैं आपके साथ खड़ी होगी और दूसरे दिन लोग मुझे ही देखना चाहेंगे, मतलब ऐसा हो सकता है। तो आपकी मेहनत सबसे पहले होती है, उसके बाद सपोर्ट तो हम करते रहेंगे। काफ़ी सारे लोग दूर दूर से कमेंट करते हैं कि आप हमारा नाम बोलिए और हमारा चैनल भी ग्रो हो जाएगा। ऐसा करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। अगर ऐसा करने से होता तो हमारे साथ ही रहने वाले काफ़ी सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि उनके मतलब उतना चैनल ग्रो नहीं है। वो इसलिए है कि हमारे नाम से नहीं चलेगा। आपकी मेहनत सबसे बड़ी है। आप अपनी मेहनत करो और आपका चैनल एक दिन ग्रो ज़रूर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि आपकी शादी कौन से ईयर में हुई थी। तो आप सभी लोगों को बता दूं, मेरी शादी हुई थी 2011 में। 12 पास करने के बाद मैंने तुरंत शादी कर ली थी, यानी कि काफ़ी छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जाता है। जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तब से लेकर आज तक एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आपके मायके साइड वाले राणा हैं यानी कि राजपूत हैं, और आपके ससुराल साइड वाले तिवारी यानी कि ब्राह्मण हैं, तो क्या आपकी इंटरकास्ट मैरिज है। तो जी हाँ, मेरी इंटरकास्ट मैरिज है। राणा राजपूत होते हैं पहाड़ में और तिवारी ब्राह्मणी होते हैं। वैसे पहाड़ों में ऐसे इंटरकास्ट मैरिज बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन अब होने लगी है। और लव मैरिज वाले जितने भी हैं ना, उन्होंने ज़्यादातर इंटरकास्ट मैरिज ही कर रखी है। तो यानी कि मेरी भी लव मैरिज है। लव विद अरेंज है, अरेंज विद लव भी बोल सकते हैं। शादी के बाद तो लव हो ही जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उत्तराखंड में एक सिचुएशन हो गई है कि अब लड़कों को लड़कियां मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि रेशियो काफ़ी डाउन हो गया है। तो अगर ऐसे भरोसे रहेंगे कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी है, वो तो अपनी अपनी सोच है, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसे भरोसे रहेंगे तो बहुत सारे लड़के कुंवारे ही रह जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा पति मिलना चाहिए लड़की को, और लड़के को भी अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए, अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। उससे बढ़िया क्या हो सकता है। सब खुश रहने चाहिए, दोनों फैमिली अच्छी होनी चाहिए, खुश रहने चाहिए। और ऐसे कुछ भी नहीं है कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो तो अपने अपने पे डिपेंड करता है। तो आप सभी लोगों के क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया है कि हमने इंटरकास्ट मैरिज कर रखी है, और साथ ही मैंने अपनी बहन की भी करवा दी वहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब एक परिवार का संबंध दूसरे परिवार से जुड़ गया है, संबंध अच्छे हैं, सभी लोग फैमिली के अच्छे हैं, खुश हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नज़र मुझे नहीं आती है। बहुत सारे लोगों के द्वारा एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आप सभी लोगों को बता दूं, मैंने हिंदी मीडियम साइंस साइड से राजकीय इंटर कॉलेज मनसुना से 12 पास किया। 12 पास करने के बाद तो शादी हो गई थी। उसके बाद मैंने डी फार्मा किया। डी फार्मा करने के बाद मैंने अपना मेडिकल स्टोर खोला, जो कि मैंने 3-4 साल तक चलाया त्रियुगिनार में ही। अभी भी मेडिकल स्टोर है, लेकिन वहाँ पे अभी कोई और हैं। उसके बाद अभी हो गया था, तो फिर बच्चे को भी संभालना था, घर भी संभालना था, और फिर पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रख पाई। वैसे मैंने बीए के फॉर्म भरे थे, लेकिन 1 साल करने के बाद मैंने वो पढ़ाई भी छोड़ दी। उसके बाद ग्राम पंचायत में प्रधान के चुनाव हुए, तो त्रियुगिनार के द्वारा निर्विरोध प्रधान चुनी गई, और अभी प्रधान का कार्यकाल भी जारी है। साथ ही मैंने लॉकडाउन के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट की। लॉकडाउन के काफ़ी बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो अभी ब्लॉगिंग करते हुए आपके सामने पर हूँ। अब अगला क्वेश्चन है कि आपके त्रियुगिनार गांव के किमाड़ा मोहल्ले में पानी की कमी होने के बाद भी आपके देवर जी लोगों ने मकान वहीं पे क्यों बनाए हैं, कहीं और क्यों नहीं बनाए हैं। और इसी संबंध में मुझे बहुत पहले से कमेंट आ रहे थे कि प्रधान होने के नाते आप अपने गाँव के किमाड़ा मोहल्ले में पानी क्यों नहीं लगा रही हो, और आपकी बहन दूर दूर प्राकृतिक जल स्रोतों में पानी भरने के लिए जा रही है। एक्चुअली किमाड़ा मोहल्ला काफ़ी छोटा मोहल्ला है, काफ़ी सुंदर है, और वहाँ पे 2-3 प्राकृतिक जल स्रोत हैं। गांव में लोग प्राकृतिक जल स्रोतों का यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कपड़े धोने के लिए, पानी पीने के लिए भी करते हैं। बात रही कि नल पे पानी क्यों नहीं आ रहा है, एक्चुअली वो पानी बहुत दूर से आता है, और वो लाइन ना बहुत पुरानी हो चुकी है। मतलब मेरे ससुर जी के टाइम की लाइन है वो, तो वो पाइप ना बहुत सारी जगहों पे ख़राब हो चुके थे। तो हमने गवर्नमेंट को बोला कि रिपेयरिंग की जाए। बहुत लंबी लाइन थी, तो रिपेयरिंग करने के लिए बिल्कुल उसकी रूपरेखा तैयार करनी होती है कि कितने पाइप लगेंगे, कितना क्या होगा। तो लाइन ज़्यादा ही ख़राब हो रखी थी, तो हमने सोचा कि नई लाइन बिछा दी जाए। जब तक उसकी रूपरेखा तैयार की, तब तक हर घर जल हर घर नल की योजना आई, यानी कि जल जीवन मिशन के तहत वहाँ पे फिर वो रूपरेखा तैयार की गई। तो आपको ही पता है सरकारी कामों में थोड़ा टाइम तो लगता है, 6 महीने रूपरेखा तैयार करने में, तब तक एक्शन जे ये सब चेंज हो जाते हैं, फिर से रूपरेखा तैयार करने में, ऐसे ही होता है। तो फाइनली वहाँ पे पानी आ चुका है, और
पहाड़ों में पानी की वैसे कोई भी कमी नहीं है, खासकर हमारे गांव जो कि दूरस्थ हैं। मतलब हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि बांझ की जड़ी का पानी है, यानी कि प्राकृतिक जल स्रोत का पानी पीना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और दूर दूर से पानी आता है, यानी कि हिमखंडों का पानी पीते हैं लोग वहाँ पे फ्रीज की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं, आपने प्रीति की वीडियो में देखा होगा कि अब पानी प्रॉपर आ रहा है, पानी इतना ज़्यादा आ रहा है कि पाइप भी फट रहे हैं, ऐसा हो रहा है। तो फाइनली किमाड़ा मोहल्ले में जो प्रॉब्लम थी कि लोग अपने पीठ में गैलिन पे या गागर वगैरह पे पानी ले आते थे प्राकृतिक जल स्रोत से, अब वो नहीं लाना पड़ेगा, वहाँ प्रॉपर पानी आ चुका है। और हमारे गांव त्रियुगनारायण के बाकी मोहल्लों में पहले से ही प्रॉपर पानी आता था, सिर्फ किमाड़ा मोहल्ले में प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व हो चुकी है। अब अगला क्वेश्चन है कि दी आप नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के लिए क्या कहना चाहोगे, जो हर वीडियो में नेगेटिव कमेंट्स पास करते हैं, और वीडियो में किए हुए कमेंट को अगर आप पढ़ते हैं तो आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, कैसे विचार आते हैं और आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं। तो आप सभी लोगों को बता दूं कि हर किसी की विचारधारा, मानसिकता, सोच अलग अलग होती है। और मेरे अगर 5 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हर किसी की सोच मेरे अकॉर्डिंग होगी। हर कोई हमारे बारे में अच्छा सोचता होगा, पॉजिटिव वे में सोचता होगा, बहुत सारे नेगेटिव वे में भी सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है किसी को। मतलब मैं अगर नेगेटिव कमेंट पढ़ती हूँ ना तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं सोचती कि इसने मुझे नेगेटिव कमेंट क्यों किया है। पहले मुझे बुरा लगता था कि ऐसे तो मैं हूँ ही नहीं, जैसे कोई मुझे बोलता है ये बहुत घमंडी है, ये मुंह बनाती है, ये ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग तो अपने पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं हमारे बारे में, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं उनके द्वारा किए गए नेगेटिव कमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करती हूँ। जो मैं हूँ ही नहीं और वो बोल रहे हैं तो क्या मैं उनके बोले पे एक्सेप्ट करूँ अपने आप को कि हाँ मैं घमंडी हूँ। मतलब ऐसी सोच रखनी पड़ती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हम हैं वो हमारा भगवान जानता है हमको, किसी को मतलब वो देने की ज़रूरत नहीं होती है हमको कि हम ऐसे नहीं हैं, आपने हमको ऐसे कैसे बोल दिया। बहुत सारे लोग करते हैं कमेंट, पहले मुझे बहुत बुरा लगता था, मतलब मैं सोचती थी, ऐसे देखती थी, मतलब रोना भी आता था कि मैं तो ऐसे हूँ ही नहीं। लेकिन कितनों को बताओगे आप मैं ऐसे नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग उसी के साथ शुभचिंतक भी होते हैं। और जितने भी लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, तो मुझे उनके क्वेश्चन का या उनके नेगेटिव कमेंट का जवाब देने का मतलब इतना वो भी नहीं होता है। उससे पहले मेरे शुभचिंतक उनका रिप्लाई कर लेते हैं, तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे। मैं पढ़ती हूँ और मुझे खुशी भी होती है, और एक तरफ से ऐसे भी होता है यार कि लोग कैसे कैसे सोच रखते हैं, कैसी कैसी मानसिकता है। तो नेगेटिव कमेंट्स वाले थोड़ा मतलब प्रोत्साहित भी करते हैं हमको कि मतलब नेगेटिव हम किसके बारे में सोचते हैं, हम किसके बारे में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो गया है। मतलब मैं यही सोचती हूँ कि आज मेरे बारे में कोई भला सोच रहा, कोई बुरा सोच रहा है, यानी कि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। अगर सब भलाई बोलेंगे तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, हाँ हम अच्छे हैं, हम भले हैं। तो नेगेटिव कमेंट देकर भी ऐसे मतलब पॉजिटिव वे में लेना पड़ता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। पहले मैं नहीं थी, लेकिन बाद में जब मैंने देखा ना कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है, मेरे मन में किसको आए मैंने किसी को कुछ भी बोल दिया। लेकिन मैं कैसी हूँ, मैं अपना जीवन किस तरह से जी रही हूँ। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि आप मतलब अपनी झूठी लाइफ दिखाते हैं। हम झूठ क्यों दिखाएंगे? पहाड़ के लोग झूठ क्या दिखाएंगे ऐसे बताओ ना? वो इतने अमीर होते हैं कि अपना खाली कभी ऐसे मतलब कुछ भी मतलब दिखा दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नेगेटिव कमेंट्स को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। बहुत सारे जो नए नए यूट्यूबर होते हैं वो बोलते हैं यार नेगेटिव कमेंट से हम अपना यूट्यूब छोड़ रहे हैं, ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे सोच लीजिए कि आप अपनी मैं सोचती हूँ जब मेरे नेगेटिव कमेंट आते थे तो मैं सोचती थी कि मैं वीडियो इसलिए थोड़ी नहीं बना रही हूँ कि मैं लोगों को दिखा, मैं इसलिए बना रही हूँ कि मेरी एक याद रह जाए कि हम उस टाइम पे ऐसे थे, ये कर रहे थे। जैसे हम 1 साल पहले हमने जो काम किया होगा हम भूल गए, लेकिन जब हम वीडियो देखते हैं मैं बोलते अच्छा ऐसे भी किया था, मतलब एक याद है वो। तो नेगेटिव कमेंट को हमेशा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और किस किस को जवाब देते फिरेंगे हम कि हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, तो ऐसा कुछ है। पॉजिटिव वे में लीजिए तो सब चीज़ अच्छा हो जाएगा, बाकी ऊपर वाला सब देखने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि आपके भाई पहाड़ी बाइकर आलोक राणा की शादी कब है?
तो एक्चुअली इस साल तो नहीं है, अभी उसके मकान का काम लगा हुआ है, तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती हैं। वैसे अभी भी फिक्स नहीं है, अगर मकान का काम जल्दी फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद देखते हैं। अभी तो दिन फिक्स बिल्कुल भी नहीं हुआ है। श्री केदारनाथ धाम में यात्रा करने के लिए जितने भी लोग आना चाहते होंगे और मेरे ब्लॉग देखते हैं तो मुझे कमेंट करते हैं कि श्री केदारनाथ धाम के कपाट कब खुल रहे हैं। तो आप सभी लोगों को बता दूं, श्री केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खोल दिए जाएंगे सभी भक्तजनों के लिए। और एक दूसरा क्वेश्चन भी होता है उनका कि श्री केदारनाथ धाम में यात्रा करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, सबसे बेस्ट मंथ कौन सा है। तो आपको बता दूं कि सबसे बेस्ट मंथ मेरे हिसाब से है सितंबर लास्ट और अक्टूबर। उस टाइम मौसम बिल्कुल साफ़ रहता है, अच्छी धूप खिली रहती है, ना ज़्यादा ठंडा होता है और ना ही गर्म होता है। गर्म तो वैसे कभी भी नहीं होता है वहाँ पे। और अगर आप शुरुआत में आते हैं, यानी कि कपाट खुलने के तुरंत बाद आते हैं, तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता है। और साथ ही अगर जून जुलाई में आते हैं तो उस टाइम पे पहाड़ों में थोड़ा सा बारिश की दिक्कत होती है। और उसी में एक क्वेश्चन और आता है कि श्री केदारनाथ धाम में अगर हम यात्रा करने के लिए आएंगे तो क्या दर्शन व्यवस्था आप करती हैं टूरिस्टों के लिए। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं रहती हूँ सोनप्रयाग में और सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम की दूरी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ से वैसे पैदल यात्रा स्टार्ट हो जाती है, लेकिन दर्शन करने की कोई भी व्यवस्था हम नहीं करते हैं। और आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं उत्तराखंड टूरिज्म से। और कौन सी साइट है वो तो आने वाले टाइम पे ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको बताती रहूँगी, पूरी जानकारी मैं देती रहूँगी जैसे मुझे भी जानकारी मिलेगी। और उसके अलावा बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अगर हम सोनप्रयाग में आएंगे, गौरीकुंड आएंगे, जहाँ भी आएंगे केदार वैली में हमको रूम अवेलेबल हो जाएंगे। तो जी बिल्कुल, बहुत सारे रूम हैं केदार वैली में, हमारे होटल में भी पर्याप्त मात्रा में रूम हैं, आप कभी भी आ जाइएगा। और अभी हमने अपने मैनेजर को फिक्स नहीं किया है, तो अभी हम अपने मैनेजर का नंबर आपको ब्लॉग के माध्यम से आने वाली वीडियोज़ में देते रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों के द्वारा ये पूछा जाता है कि क्या आपने केदारनाथ मूवी में काम किया है, और जब आपने मूवी में काम किया था क्या उस टाइम आप ब्लॉग बनाती थी। बहुत सारे लोगों के द्वारा ये पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों को बता दूं, मैंने केदारनाथ मूवी में एक छोटा सा रोल किया था। उस मूवी की शूटिंग हमारे त्रियुगिनार में, चोपता साइट और केदारनाथ में हुई थी। तो लगभग 1 महीने तक वो शूटिंग चली। तो एक छोटा सा रोल मुझे करना था उसमें, तो वो अचानक मिल गया था मुझे वो रोल करने के लिए। सिर्फ चलने का रोल था, ऐसे बोलने वाला कोई भी सीन नहीं था। बोलने वाला सीन तो परफेक्ट जो एक्टर होते हैं वो करते हैं। तो जो लेट सुशांत सिंह राजपूत जी की पीठ पे वो थी, मतलब जिनको वो पिट्ठू पे ले जाते थे, वो मेरी सासू जी थी। तो मैं उनकी बहू बनी थी जो पीछे पीछे से चलती थी। तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब वो रोल कहाँ पे होता है, कहाँ पे क्या है। तो वो रोल नमो नमो शंकरा गाने में ज़्यादा है। मैं पीछे से रेड कलर की साड़ी में पहनी हुई ना, वो भाग रही, वही हूँ मैं। बस उतना सा ही रोल किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। और मैंने लगभग 7 या 8 दिनों तक उनके साथ शूटिंग में रही। मतलब वो रोल करने के लिए वो थोड़ा थोड़ा करके होता है, वो एक ही जगह पे नहीं हुआ है। वो गौरीकुंड में, त्रियुगिनार में, चोपता में, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में हुआ है, और साथ ही केदारनाथ में। और लास्ट वाला जो सीन है ना, वो मेरा नहीं है। वो शूटिंग फिर मुंबई में हुई थी, तो उस टाइम हम बिजी थे। पहले उन्होंने बोला था कि नवंबर में शूटिंग हो जाएगी, फिर अप्रैल में हुई, तो उस टाइम हमारे सीज़न का टाइम था तो हम नहीं जा पाए। तो वो लास्ट में जो चेहरा ढकती है ना, वो फ़ोटो खींचते टाइम, तो वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। लेकिन वो कपड़े जमा हो जाते हैं, वो मेरे ही कपड़े थे ऐसा कुछ सीन है। तो बिल्कुल छोटा सा रोल किया था। और भविष्य में मैं एक पूरा ब्लॉग बना के दिखाऊंगी आपको कि कहाँ कहाँ पे शूटिंग हुई थी। वैसे एक्चुअली ऐसा टाइम नहीं मिल पाता है ना कि सारी जगह घूमने का, एक ही मतलब बताऊँ कि यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे हुई थी। वैसे जो त्रियुगिनार में हमारी दुकान है ना, मंदिर गेट के ठीक सामने, उसमें भी शूटिंग हुई थी। तो आने वाले ब्लॉग में आपको बताऊँगी कहाँ कहाँ पर शूटिंग हुई और कहाँ कहाँ पे हमने चलने वाला रोल किया था। वो आने वाले वीडियो के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि आपके बड़े जेठ जी वीडियो में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। एक्चुअली मेरे जेठ जी आर्मी मैन हैं और वो आर्मी से रिटायर होकर फिर उन्होंने डीएससी भी ज्वाइन कर रखी है और वो आउट ऑफ स्टेट रहते हैं। अभी उनकी ड्यूटी दिल्ली में है और जब भी वो घर आते हैं तो जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं उनको दिखाती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा शर्मिले वो भी हैं और थोड़ा शर्म मुझे भी लगती है। जेठ जी हैं तो जेठ जी के सामने पे थोड़ा होता ही है। तो लेकिन वो हमको वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं और बहुत सारे आर्मी मैन हमारी वीडियोज़ देखते हैं। सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो सभी लोग हमको क्वेश्चन करते हैं कि हम कैमरा फेस कैसे करें और किस तरह से वीडियो बनाएं और किस तरह से अपने चैनल को ग्रो करें जल्दी जल्दी। तो एक्चुअली ऐसा है कि हर काम जल्दी जल्दी नहीं होता है, हर किसी काम में मेहनत लगती है। और आप डेली ब्लॉगिंग करिए, डेली अपने ब्लॉग फिक्स टाइम पे डालिए। आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, आप शुरुआत से उनको क्या दिखाना चाहते हैं,
उस पे फोकस कीजिए। अगर आप शुरुआत में ही दिखाएंगे कि मैं ये हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो ऐसे कोई भी नहीं देखता है। मतलब एक बार आपको पर्टिकुलर कंटेंट पे ध्यान देना पड़ेगा और उसके बाद जैसी आपकी फेस वैल्यू हो जाएगी, उसके बाद अगर आप अपने डेली लाइफस्टाइल भी इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर ग्रो होता रहेगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी कमेंट करते हैं कि हमको चैनल खोले काफ़ी टाइम हो गया है, ग्रो नहीं हो रहा है। मतलब काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है। तो एक्चुअली ऐसा है कि आपके जो वीडियोज़ में कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको देखना पड़ेगा। जैसे आप कुछ ब्लॉग डालते होंगे तो किसी में अच्छे व्यू आते होंगे, किसी में नहीं आते होंगे, तो उस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है और जितनी भी आपकी ऑडियंस आपके साथ जुड़ी है वो कौन सी वीडियो देख के जुड़ी, तो उसी हिसाब से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चनों के साथ साथ बहुत सारे लोगों के शिकायती कमेंट भी हमारे लिए होते हैं। उनमें उन लोगों ने कमेंट किया रहता है कि हम आपके डेली व्यूवर हैं, हम आपके एक भी ब्लॉग नहीं छोड़ते हैं, फिर भी आप हमारे कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं। तो आप सभी लोगों से सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। सभी लोगों के कमेंटों का रिप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि हमारी लाइफ बहुत बिजी रहती है। मतलब वीडियो में आपको दिखता है ना कितना आसान है, लेकिन वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट करना पड़ता है, फिर परिवार भी देखना पड़ता है, झाड़ू पोछा कपड़े सब करना पड़ता है, घर का खेती सब चीज़ करना पड़ता है। और उसके बाद जैसे रात को ऐसे बैठो, फिर एडिटिंग करो वीडियोज़, फिर उसके बाद आप लोगों के कमेंट हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर हर किसी को मतलब हर किसी व्यूअर को अगर बोलेंगे थैंक यू भी बोलेंगे तो थैंक यू लिखने में कितना वो होता है। मतलब एक वीडियोज़ पे लगा दीजिए आप 300, 350, 400, 500 कमेंट भी होते हैं, कभी कभी उससे ज़्यादा भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के अलावा फेसबुक पे भी होते हैं। तो सभी लोगों को अगर हम कमेंट करेंगे तो रात के 2 बजे तो वैसे ही हम एडिटिंग करते हैं, फिर सुबह के 4 बजे जाएंगे। तो ऐसे में ना सभी लोगों के जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आप बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं तो हम पढ़ते हैं कमेंट, तो हम प्रॉपर पढ़ते हैं कि मतलब जैसे कमेंट आते थे, हाँ कोई मतलब नेगेटिव हो पॉजिटिव हो सारे कमेंट पढ़ते हैं कि लोग हमको कितना प्यार कर रहे हैं। तो आपको ना बिल्कुल भी मतलब ऐसे दुखी होने की वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि हम कमेंट करते हैं और आप नहीं पढ़ते हैं, हम आपके डेली व्यूअर हैं और आप हमको कोई भाव नहीं देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए कि जो हमारे ब्लॉग देखते हैं और हमको कमेंट करते हैं। तभी तो हम अपने वीडियो में बोलते हैं कमेंट कीजिएगा। जब हम कमेंट पढ़ते हैं तभी तो बोलते हैं, लेकिन रिप्लाई देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ऐसे में आप बिल्कुल ऐसा भी ना सोचें कि हम घमंडी हैं। घमंड हमने किस बात का करना है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। सब आप लोगों की दुआ से हम आज सभी लोगों के बीच में अपनी पहचान बना पाए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के लिए। इस Q&A वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी छोटी वाली जेठोजी की हेल्प क्यों नहीं करती हैं। मोनिका की मम्मी की हेल्प आपको करनी चाहिए। और आपने आरती को तो देहरादून वाले घर में रखा हुआ है, जबकि मोनिका को नहीं रखा हुआ है। मोनिका को ज़्यादा ज़रूरत थी। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को मैं बहुत पहले से अपने कमेंट सेशन में देख रही हूं, तो आज मैं आपको इसका जवाब भी दे देती हूं कि ऐसा क्यों है, क्या है। तो आप सभी लोगों को बता दूं कि पहाड़ में हर किसी की ज़िंदगी संघर्ष भरी होती है। पहाड़ में क्या, शहर में भी अगर जो जन्म लेता है उसकी ज़िंदगी तो संघर्ष भरी होती है। और रही बात कि मोनिका को यहाँ देहरादून वाले घर में क्यों नहीं रखा, एक्चुअली अगर उसको देहरादून वाले घर में रखती तो वो आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग कहाँ से बनाती, क्योंकि ब्लॉग बनाना ही उसका आजीविका का साधन है। और जब आप उसके ब्लॉग देखते हैं पहाड़ों से तो तभी उनका घर परिवार चलता है। वैसे मेरी जेठोजी भी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और वो बहुत ही स्वाभिमानी स्वावलंबी औरत हैं। मतलब वो फालतू में किसी की हेल्प नहीं लेंगी, क्योंकि हमारी जो पहाड़ साइड की महिलाएं होती हैं ना, वो अपने मेहनत से कुछ करना चाहती हैं। तो अच्छी बात भी है, अगर कोई अपनी मेहनत से कुछ करना चाहता है तो बहुत खुशी की बात होती है। और रही बात हम हेल्प नहीं करते हैं, तो मेरा पहले से ये कहना है कि अगर किसी की हेल्प करना है तो वीडियो के माध्यम से दिखाना नहीं होता है कि मैंने इसकी हेल्प कर ली। मैं तो घर में तीसरे नंबर पे आती हूँ हेल्प करने में। सबसे पहले तो मेरी सासू जी हैं अपनी बेटी की हेल्प करने के लिए, फिर दूसरे नंबर पे उनके 4 भाई हैं वो हेल्प कर देंगे, फिर बहुएँ तो सबसे लास्ट में आती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हमारी जेठोजी बहुत ज़्यादा कर्मठ हैं। जब भाई साहब थे तब भी वो बहुत कर्मठ से अपना काम करती थी। अब भाई साहब नहीं हैं तो फिर भी अपने परिवार को चला रहे हैं। बाकी मोनिका और रोहित तो प्रॉपर हमारे घर पे आते हैं। हम भी पिछले साल उन पे घर पे गए थे और बार बार जाना इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका घर काफ़ी दूर भी है। बड़ी वाली जेठोजी के घर पर बार बार जाना इसलिए होता है क्योंकि उनका घर त्रियुगीनारायण गाँव में ही है। और जेठोजी, बहुत सारे लोग बोलते हैं जेठोजी आपके मतलब मायके, मतलब अपने मायके क्यों नहीं आ रही हैं। तो एक्चुअली हमारे गांव में आप विश्वास नहीं करोगे, कभी कभी अगर
किसी के बच्चे की शादी मतलब घर से बाहर हो रही ना, तो लोग अपने बच्चों की शादी में शामिल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि घर में गाय भैंस जिससे आजीविका का साधन चलता है। पता चला एक दिन हमारे यहाँ आ गई, दूसरे दिन से गाय और भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, तो क्या फ़ायदा रह गया, मतलब आजीविका का साधन ठप हो गया ना। तो उनकी ज़िंदगी बहुत संघर्षमय है, ये तो मैं भी मानती हूँ, लेकिन समय समय पर मदद सभी भाई करते हैं। और आपने उनके सिर्फ थंबनेल देखकर मुझे लग रहा है जज कर दिया है, मतलब मुझे भी और उनको भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उनके भी ब्लॉग प्रॉपर देखिए और मेरे भी, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन किसकी हेल्प कितनी करता है। आप मोनिका भांजी की वीडियोस देखते हैं, तो क्या आपने शुरुआत में उसको ब्लॉग देखे? अगर देखे तो आपका मेरे लिए ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और लड़ाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं लड़ाई हो गई, लड़ाई किस बात की होनी है भाई? हम अपनी देवरानी जेठानी में लड़ाई नहीं करते, वो तो हमारी धियान है, हमारी जठोजी लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारी हस्बैंड जी की बड़ी दीदी हैं, सबसे पहले उन्हीं का नंबर है, हम तो फिर बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी लोग ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल गलत है। ब्लॉगिंग के साथ साथ समय समय पर Q&A वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी और आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूँगी। तब तक आप मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का ब्लॉग देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।